अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, आदरणीय श्रोतागण और आप सभी यहाँ पे उपस्थित सारे के सारे अतिथि, मैं वंश चतुर्वेदी विधि विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए आज G20 और युवा के नाम से अगर जो विषय रखा गया है उसके विषय में अपने आप विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। युवा का पर्याय वायु से निकाला जाता है और किसी लेखक ने बड़ा ही हिम्मत लिखा था कि जीवन की 3 अवस्थाएं, पहला बाल, दूसरा युवा, तीसरा वृद्ध। यह बाल वो है जो भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त है, कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे। वह वृद्ध वो है जो अतीत के स्वर्णिम समय को याद करता है कि हमारा समय था, ऐसा था। लेकिन एक मर्द, यह युवा ही ऐसा है जो वर्तमान को जीता है। और दोस्तों, वर्तमान की सृजन शक्ति आज कहाँ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। G20 आज भारत को मिलने का अगर सबसे बड़ा कारण मैं कहूंगा तो सबसे बड़ा कारण इसका यही निकलता है, सबसे बड़ी युवा शक्ति आज भारत के हाथ में। यह भारत के हाथ में जो युवा शक्ति पड़ी है, महोदय मुझे बहुत कष्ट होता है ये बात कहते हुए कि कहीं पे लिखा था कि आज की युवा जो जवानी से जोड़ा जाता है कि बता बता के दीवाना जूते चप्पल से पिटती है, पी पी कर मधुशाला में हर रोज जवानी, ऐसी जवानी हो जाए कि बता बता के दीवाना जूते अरे एक दीवाना था भगत सिंह, दूजी लक्ष्मीबाई थी, जिधर दीवाना चलता था उधर जवानी चलती थी। संस्कृति का मालिक है जिसके लिए कहा गया कि वेदाध्ययन प्रथम अध्याय। वह युवा शक्ति जिसने आज आप रामानुजन की बात करें, आप भाभा की बात करें, आप जिस भी क्षेत्र में बात करना चाहेंगे, यह युवा शक्ति भारत की तरुणाई थी जिसने आखिर विश्व को अपने आगे झुका दी। और यही परिणाम है कि आज आने वाले समय में एक बात सिद्ध हो जाती है जो हमारी भारतीय संस्कृति से आती है और युवाओं के माध्यम से आती है कि उद्यमी निसिद्धन्ते कार्याणे नाचा मनोरथे ना ही सुक्ता से सिंगर से प्रदर्शन की मुख्य लगा। उद्यम तो करना ही पड़ेगा और ये उद्यम का परिणाम है कि आज आते आते विश्व को यह स्थान मिला है। अगर आज की युवा तरुणाई अपने भविष्य को जाने, अपने व्यक्तित्व को जाने और चाहे विचारवाद को पहचाने, आज उस विचारवाद का परिणाम है कि आज इसके लिए इंडिया को बहुत मिला है। आज भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बेरोजगारी चलाने वाले युवा के हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिए, टैबलेट पकड़ा दिए और उनके हाथ में टेक्नोलॉजी का ऐसा साधन दे दिया कि अब विश्व उसके सामने झुक सकता है और वह झुकाने के लिए तैयार है। एक हकीकत अंतिम पंक्तियों के साथ हर किसी के हृदय में जानी चाहिए कि मंजिल की चमक चौधाएगी, परखेगी कभी तुम्हें, मिलना जुलना कभी कभी इत्मीनान भरना पड़ता है। अरे मंजिल की चमक चौधाएगी, परखेगी कभी तुम्हें, मिलना जुलना कभी कभी इत्मीनान भरना पड़ता है, दरिया में डूबना कभी उतराना पड़ता है। दोस्तों, काबिल होने से पहले काबिलियत का हर एक इम्तिहान निभाना पड़ता है। बोलने के लिए बहुत है, पर 3 मिनट की जो समय सीमा दी गई है ये बहुत ही संक्षिप्त हो जाती है। युवा शक्ति को, भारत को, भारतीयता को और दिए गए समस्त 10 विषयों में से किसी एक विषय को भी बोलने के लिए कम है, क्योंकि भारत की उत्पत्ति कहां पर है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अकेले विश्व को एक संबद्ध करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम देने वाला आज भारत पुनः विश्व गुरु की गद्दी पे विराजमान है, था और रहेगा। युवा शांत हो जाइए। मंच पर आसीन सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों, आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम। आप सभी का भी धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर आप आज इस सभा में उपस्थित हैं। आज मुझे चर्चा का विषय मिला सुबह 7:30 बजे प्राप्त हुआ, भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली। जो नई जीवन शैली है उससे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस समय हम इस सभा में एकत्रित हुए हैं क्योंकि G20 का एक समिट चल रही है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। आपको पता है उसका आदर्श वाक्य क्या है? नहीं मालूम शायद। 1 अर्थ 1 लाइफ 1 फ्यूचर, एक धरा एक जीवन एक भविष्य। आपको पता है ये कहां से लिया गया? वसुधैव कुटुंबकम, वेदों से ली गई है। अब बात करते हैं टॉपिक पे जो भारतीय संस्कृति और नई जीवन शैली है। पहले ये जान लेना जरूरी है भारतीय संस्कृति क्या है या उसकी क्या महत्वता है। अभी मेरे किसी दोस्त ने आज मुझसे पहले जो आए थे उन्होंने बात की भगवान नटराज की एक मूर्ति है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो खोज थी वो क्वार्ट्ज पार्टिकल की 2013 में हुई थी सन लैबोरेटरी यूरोप में। उसको कहा गया हिग्स बोसॉन। उसमें उसकी जो हॉल है, लॉबी है, उसमें एक मूर्ति है भगवान नटराज की। उसमें यूरोपीय साइंटिस्ट ने कहा द डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज जस्ट लाइक द इटर्नल डांस ऑफ शिवा। ये भारतीय संस्कृति है।
अब हम आ जाते हैं, चूंकि हम एक शिक्षण संस्थान में खड़े हैं, तो शिक्षा के और गुरु के महत्व को। अगर कोई यहाँ फिलॉसफी का स्टूडेंट है, क्या कोई फिलॉसफी का छात्र नहीं, फिलॉसफी का छात्र हो तो उसे शायद पता हो कि परब्रह्म की रचना भारतीय फिलॉसफी में की गई है। परब्रह्म कौन है? वो जो ना नर है ना माता है, वो बस एक स्रोत है शक्ति का। और हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को हमने परब्रह्म कह दिया, तो ना नर है ना माता है ना ईश्वर है, तो बस एक स्रोत है एनर्जी का। ये भारतीय संस्कृति। अब चूंकि समय बड़ा कम है, मैं अभी ये तो हिस्ट्री की बात करूंगा, हम बहुत अच्छे थे, हम विश्व हुआ ये प्रश्न पर कोई बात नहीं है। हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने कॉलेजेस छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, हमने तक्षशिला जल जाने दी, नालंदा 20 दिन चली और हम उसे छोड़ दिए, भूल गए। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं सभा में मौजूद सभी से एक ही विनती करूंगा, अब पढ़ो यार, क्योंकि समय हो गया। भारतीय संस्कृति महान थी, ये सब बताते हैं, उस महानता को आगे लेके जाना है ना, पढ़ेंगे तभी आगे लेके जाएंगे। तो हम तो बहुत सी आपने पढ़ा होगा 9 दिन है, कहाँ से आया? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। शायद कोई यहाँ अगर पूजा में सभी लगभग कभी ना कभी बैठे होंगे, नवग्रह और षोडश मात्रिका की पूजा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जिसने ये सब हमें सिखा दिया। हम बस उसे लेके नहीं चल पाए, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। आधुनिक जीवन शैली में अगर हम वो चीजें इम्प्लीमेंट कर देंगे तो शायद हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है जो कहते हैं कि पृथ्वी के जो ये महाद्वीप है, ये पहले सब जुड़े हुए थे। जब कोई भी पूजा शुरू होती है, संकल्प पड़ा जाता है जम्बू द्वीप में भरत खंडे आ रहे होते हैं, जम्बू द्वीप भरत खंड आर्द्रप, ये है भारतीय संस्कृति। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग हम यहाँ मौजूद हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बस कोशिश यही करिए कि इसको आगे लेके जाना है। तमाम शिक्षक समाज से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं देखता हूँ कक्षाएं होती हैं, हम जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नाम कल्याणी अंजोती है और मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष महिला नेतृत्व से विकास के में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी समाज की कुशल शिल्पी है। आपने जाना होगा कि हमारी सदियों से नारियों को बहुत ही वस्तु और पुरुषों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, और नारी को हमें वस्तु समझ के हम कहते हैं ये वस्तु है तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पुरुष नारी को पीट सकता है, उसके मनोबल को तोड़ सकता है, और उसके साथ ऐसा लगता है कि उसे यह सब करने का अबोध अधिकार प्राप्त है। मगर यह भी सच है कि जिन नारियों के साथ यह सब हुआ, उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की और इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया। ऐसी नारियों में हमारी गार्गी, अपाला, एनी बेसेंट, काफी रानी लक्ष्मीबाई जैसी आदि नारियों का नाम आता है। और सबसे पहले वैदिक काल में सभी नारियों को संस्कृति और वह वैदिक काल की नारियां शिक्षित होती थी और उन्हें पुरुषों के समकक्ष रहने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन मध्यकाल में आते ही आते हमारी नारियों के समकक्ष उनकी सारी जितने भी उन्हें अधिकार प्राप्त हुए वह सभी गिरावट आने लगी। जैसे राजपूत रानियों का जौहर करना, देवदासी, पुनर्विवाह पर रोक, बाल विवाह आदि सारी कुरीतियां नारी को इस प्रकार बांधने लगी, उन्हें पर्दे में कैद कर दिया गया। और लेकिन इसके बावजूद मध्यकाल में भी हमारी जैसे रानी नूरजहां आदि महिलाएं हुई जिन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को उस काबिल बनाया कि हम भी अपने राजाओं के समकक्ष खड़े हो सकते हैं। उन्होंने अपने देश के शासन को ऐसा चलाया कि उनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाता है। उसके बाद हमारे अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों के राज में भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त था और उसमें महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। और इसमें राजा राम मोहन रॉय ने अपनी सती प्रथा पर रोक लगाई तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो हमारे विधवा स्त्रियों के पर अनुमोदन पर विरोध किया और इसके में योगदान देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट भी हमारी आदि महिलाओं ने अपना योगदान दिया और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हमारा आजादी
आजादी का युग आता है। जब भारत को 1950 में आजादी प्राप्त हुई तो हमारे संविधान में महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ, उन्हें पुरुषों के समकक्ष सभी अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन वो हमारी रूढ़िवादी संस्कृतियों के कारण उन सभी चीजों का हमारी महिलाएं लाभ नहीं उठा पाई। अतः इसी के बाद लेकिन हमारी जो माता है, हमें जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो माँ है जो हमें बहुत कमजोर दिखती है, लेकिन उस माँ की इतनी शक्ति है कि जब उसके बच्चे पर जब कोई संकट आता है ना तो वो रणचंडी बन जाती है और अपने बच्चों को उस खतरे से बाहर निकालती है। आप ही लोग को क्या कहते हैं, सोचना पड़ेगा कि नारी बहुत कमजोर है। अतः मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। जगजननी हो संपूर्ण जगत की, जगजननी हो संपूर्ण जगत की, इस देश का इतिहास तुम्हें रचना है। बीएड प्रथम वर्ष का छात्र निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार, हार्दिक आभार एवं प्यारे साथियों। मेरा विषय है G20 हरित विकास। जी हाँ, सबसे पहले ये जान लेना अत्यंत आवश्यक होगा कि G20 क्या है। G20 एक भारत सहित 20 देशों का एक वैश्विक मंच है। जी हाँ, एक ऐसा वैश्विक मंच जो विकसित राष्ट्रों को और विकासशील राष्ट्रों को आपसी संवाद का मौका देता है। महोदय, ये बड़ा ही गौरव का विषय है कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाले G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमें पता है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक होने वाली G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वैश्विक दौर में हम ये जानते हैं आज हरित विकास का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। गांधी जी के शब्दों में कहें, प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन महोदय लालच के लिए कुछ नहीं। वैश्विक आबादी के दौर में हमें आज हरित विकास की ओर उन्मुख होने की जरूरत है। हमें ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है, हमें ऐसी नवाचार तकनीकी अपनाने की जरूरत है जिससे भारत का शून्य कार्बन तटस्थता का लक्ष्य जो 2070 है वो पूरा हो सके। महोदय, मेरा मानना है हम सभी के छोटे छोटे प्रयासों से वो दिन दूर नहीं होगा कि हम शून्य कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य कामयाबी हासिल करेंगे। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा विलियम वुड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। इसलिए हमें हरित विकास की धारणा को समझना होगा और हम सबके प्रयासों से भारत निश्चित रूप से वैश्विक पटल से नए कीर्तिमान आयोजित करेगा और हरित विकास की धारणा को नए आयाम देते हुए वैश्विक मंच पर अपनी कामयाबी का दर्जा पर्यावरण विकास के हित में निसंदेह रूप से हासिल करेगा। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को जानना जरूरी होगा कि हमें नवाचार को अपनाना होगा। हम जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत अपनी जीडीपी का महोदय 1% से भी कम खर्च करता है। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर जीडीपी का 1% से भी ज्यादा खर्च करें, लगभग 2% खर्च करें, तो नीति निर्माताओं का ये मानना है भारत हरित विकास को और भी बढ़ावा दे। Digital economy and its connection with the development. So the digitalization, the role of digitalization has been increasingly crucial, we are able to see, and it has been increasingly crucial because from COVID-19 pandemic. And so here I want to state what is digitalization. The economic activities which use the digitalized knowledge and information with it is digitalization.
So the G20 leaders are also emphasized the importance and maximizing benefits and minimizing challenges of the G20 and its technology. So I would like to stop my आदरणीय नायक मंडल एवं मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज महिला नेतृत्व के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे जो कि अभी टॉपिक हमारे G20 का अभी कुछ लोगों ने बताया है और कि महिलाएं कमजोर है, मैं ऐसा बिल्कुल मानता नहीं। हम महिलाओं को अपने से आगे रखते हुए लाए हमारे यहाँ सीताराम राधे से हमारी परंपरा पहलाओं को यज्ञ करने का यज्ञ वो भी ये जो शास्त्र और वर्ष की गुलामी आई है, जो शास्त्र वर्ष की गुलामी आई है, इसने महिलाओं को कुछ हद तक पीछे किया है। हमने वो भी देखा जहाँ रानी पत्नी ने अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए कितना निर्णय लिया। हमने बीवी को युद्ध लड़ते हुए देखा है। इस बारे में फिर हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं है। ये का बदले हम कहीं पीछे जाए वो तो हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि सत्य कोई आगे नहीं होता। लेकिन मैं वो अपनी पत्नी को वनवास देने से पहले कहते हैं कि मैं गद्दी छोड़ूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को लोग आज सीधा पे उंगली उठाते। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि ये वही भारत है जहाँ श्री राम अपनी पत्नी को लेकिन राज पद को काटने के लिए माँ सीता शेर बन जाती है। उन्हें किसी ने दिया जहाँ महिला घर की लक्ष्मी होती है। हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर पिताजी नहीं होते, माता जी होती। और कभी कभी तो मैं अपने दोस्तों से ये भी कहता हूँ, पिताजी का पद तो राष्ट्रपति जैसा है कि जो माँ जी कह देती है भाई हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं कमजोर है, उन्हें आगे बढ़ाओ। हम तो महिलाओं को आगे रखते हुए लाए। तो मैं इस विद्यालय में लगभग 5.5 साल से पढ़ा हूँ। मैंने खुद देखा है कि लेकिन एक ऐसी चीफ प्रॉक्टर मैडम थी फिर भी हम ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे बिल्कुल महिलाएं आगे थी।
इसे भारत का युवा कहते हैं और अभी भी कितने अपने घरों में ताने ताने सो रहे होंगे। Good afternoon, respected teachers and all my dear friends. Today, I, Subhya, here, represented from WAVE, third semester, deliver a speech on a topical topic that is women-led development. Discussion about the women-led development. It has been at the forefront. It has been forefront that. कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कंटिन्यू करो। आराम से कर रहा हूँ। हाँ, आराम से बेटा, आराम से, बहुत अच्छा। Women-led development. Discussion about women-led development have been at the forefront in all the spheres. Sorry, ठीक है, मैं ये बोलूँगी। बुंदेलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। मैं आज जिस विषय पे बोलने वाला हूँ वो महिलाओं से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। जैसे हम जानते हैं कि एक जो महिला है वो एक गृहिणी होती है, वो अपने घर पे जो काम करती है, लेकिन हम उसको बस वहीं तक रखते हैं। लेकिन जो भारत है उसने दिखाया है कि एक हमारा राष्ट्रपति भी एक महिला हो सकती है, और जिसको हमने पहले भी करके दिखाया था। और अगर हम बात करें तो अभी हमारा हाल ही में एक बजट आया था जो भी हमारी एक महिला ने ही निकाला था। और अगर हम महिला के शक्तिकरण की बात करें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आज वो हमारे अधिकार जो हमारे रक्षा, जैसे हमारे रक्षा मंत्री भी सीतारमण रह चुकी है, और वो हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथी, आज हम 1947 में आजाद होकर आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हम G20 की अध्यक्षता करने की स्थिति में आ गए। हमने ना जाने कितने ही उतार चढ़ाव अपनी इस यात्रा में देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के सभी नागरिकों ने, हमारे देश की सभी सरकारों ने मिलकर आज हमें यहाँ लाने की कोशिश की। लेकिन जो हम आजाद हुए उसके पीछे अगर हमारे भारत की असीम विरासत, हमारी भारतीय संस्कृति ना होती तो शायद भगत सिंह के मन में शांति से भूलने की शायद गांधी जी अपनी एक छोटी सी लघुटी से इस भारत को आजाद कर रहा था। इस प्रकार हमारा भारत जो कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ है, उसका एकमात्र मुझे जो आधार दिखाई पड़ता है वो हमारी भारतीय संस्कृति ही है। लेकिन बिखरे बाल, फटी जीन्स, बहुत ज्यादा मेकअप, ये सब आजकल हमारे दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारी युवा शक्ति अगर विकसित होती जाएगी तो क्या हम भारत की संस्कृति, इस विरासत को आगे ले जा पाएंगे? मुझे ऐसा मालूम नहीं पड़ता। लेकिन असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति है क्या? क्या केवल माथे पर तिलक, हाथ में कलावा ये भारतीय संस्कृति है? भारतीय संस्कृति की मूल भावना जब तक हमारे युवा वर्ग को ना पता हो तब तक इसको अपने अंदर धारण करने का कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। भारतीय संस्कृति यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता रमते हैं। ऐसी भावना हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला ऐसी विदुषियां हुई हैं, जहाँ पे प्राचीन समय से ही नारियों का समाज में वर्चस्व स्थान था। लेकिन माना जाता है कि समाज में कुछ ऐसे दौर आया जिसमें हमारी संस्कृति में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारी संस्कृति की जो विरासत है वो केवल इतनी ही नहीं है। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो कहीं और दिखाई नहीं पड़ती है। सर्वभवन्तु सुखिनः की जो भावना है वो केवल भारतीय संस्कृति ही देख पाती है। और ऐसे कई सारे उदाहरण भी आजादी के बाद हमने देखे हैं जब हमारी खुद की स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने अपने पड़ोसी देशियों की कितनी ज्यादा मदद की है।
तो भारतीय संस्कृति को जान पाना कि भारतीय संस्कृति है क्या, ये सबसे बड़ी आज के युवा वर्ग की चुनौती है। केवल आज अगर कोई सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है तो सब कहने लगते हैं जरूर कोई बात होगी इसलिए उठा होगा। वो नहीं समझता है कि भारतीय संस्कृति में कितना ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त का महत्व रहा है। तो भारतीय संस्कृति को केवल ऊपर से जानना ही जरूरी नहीं है, आज के युवा वर्ग की ये जरूरत है, आज के युवा वर्ग को ये आवश्यकता है कि वो जाने असल मायने में भारतीय संस्कृति है क्या। लेकिन साथ में जो विषय है भारतीय संस्कृति और नई जीवन शैली, तो नई जीवन शैली में आज जब कोई 10 बजे सोकर उठता है तो हम सोचते हैं कि ये संसार का सर्वोत्तम सुखी व्यक्ति है। वहीं अगर कोई 4 बजे उठ जाए तो हम कहते हैं इसकी क्या जिंदगी है। क्या केवल हमारी मानसिकता इतनी क्षीण हो गई है? क्या हम इतने अधोगति में जा चुके हैं कि हम इस सबको अपना 4 बजे की जगह 10 बजे उठने को हम अपना सौभाग्य मानते हैं? क्या इसीलिए हमें ये अमूल्य मानव जीवन मिला है? आज सर्न जो स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, वहां पे डांसिंग शिवा की जो मूर्ति लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो संसार की रचना है वो नटराज के डांस के समान है। ये बहुत आपको सुनने में शायद कुछ लोग जानते हो, नया लग रहा हो, लेकिन आप उस पर पढ़ सकते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो भारतीय संस्कृति जो 5000 साल 10,000 साल पहले बातें कह चुकी थी वो आज प्रूव हो रही है, और जो नई प्रूव हो रही है उसको आज वैज्ञानिक अंधविश्वास कह देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो सकता है एक आध बात गलत हो, लेकिन हमारी संस्कृति में जो बातें कही गई हैं, सब लोग कहते थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, लेकिन जब बाद में गैलीलियो ने अपनी वैज्ञानिक धारणा सबके सामने प्रस्तुत की तब पता लगा जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि पृथ्वी और ऐसे ही और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो वो कुछ ज्ञान तो होगा ही, वो ज्ञान अपार था। उसके लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आप में से कोई जान सकता है कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें जो सूंड होती है वो ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए क्यों उठी होती है? ये भारतीय संस्कृति, अब समय बड़ा कम है, मैं अभी ये तो हिस्ट्री की बात करूंगा, हम बहुत अच्छे हैं, विश्व हुआ ये प्रश्न पर कोई बात नहीं। हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने कॉलेजेस छोड़ दिए, हमने यूनिवर्सिटीज छोड़ दी, हमने तक्षशिला जल जाने दी, नालंदा 20 दिन जली और हम उसे छोड़ दिए, हमने भूल गए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं सभा में मौजूद सभी से एक ही विनती करूंगा, अब पढ़ो यार, क्योंकि समय हो गया। भारतीय संस्कृति महान थी, ये सब बताते हैं, उस महानता को आगे लेके जाना है ना, पढ़ेंगे तभी आगे लेके जाएंगे। तो हम तो बहुत सी आपने पढ़ा होगा 9 ग्रह हैं, कहाँ से आया? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। शायद कोई यहाँ अगर पूजा में सभी लगभग कभी ना कभी बैठे होंगे, नवग्रह और षोडश मात्रिका की पूजा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जिसने ये सब हमें सिखा दिया। हम बस उसे लेके नहीं चलता है, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। आधुनिक जीवन शैली में अगर हम वो चीजें इम्प्लीमेंट कर देंगे तो शायद हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है जो कहते हैं कि पृथ्वी के जो ये महाद्वीप हैं ये पहले सब जुड़े हुए हैं। जब कोई भी पूजा शुरू होती है संकल्प पढ़ा जाता है जम्बूद्वीप पे भरतखंडे आर्य, जम्बूद्वीप भरतखंड आर्यव्रत, ये है भारतीय संस्कृति। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग हम यहाँ मौजूद हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बस कोशिश यही करिए कि इसको आगे लेके जाना है। तमाम शिक्षक समाज से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं देखता हूँ कक्षाएं होती हैं, हम जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी प्रतिभागी अपनी बात मंच से रख चुके हैं और मुझे लगता है कि यही कहना उचित होगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। हिम्मत और साहस दिखाता है वो बच्चा जो उधर से उठ के इस तरफ आता है। तो जोरदार तालियां उस सारे बच्चों जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो उधर से उठे और इधर तक आए। ये बहुत शीघ्रता में कराई हुई प्रतियोगिता थी, लेकिन फिर भी जितनी अच्छी अभिव्यक्ति आप लोगों ने की है उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और राजनीति विज्ञान विभाग को ये कहते हुए गर्व का अनुभव है कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि अगर हम सबको भी सेलेक्ट कर ले तो कम पड़ जाएगा।